जोहार। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त देख रहे हैं आप न्यूज की पाठशाला। झारखंड में जब आप किसी को नमस्कार करते हैं, किसी का अभिवादन करते हैं तो जोहार बोलते हैं। और आज न्यूज की पाठशाला में मैडम जो साड़ी पहनकर आई हैं उसे भी झारखंड की महिलाओं ने बहुत ही प्यार से अपने हाथों से बनाया है। और आप जानते हैं इस पर खास सोहराय आर्ट की डिजाइन जो है वो उतारी गई है, यह हाथों से पेंट किया गया है। और न्यूज की पाठशाला की वो तमाम दर्शक महिलाएं हैं जिन्होंने इसे बहुत प्यार और मोहब्बत से बनाया है। यही वो कला है, यही वो विरासत है जिसे आज हम सबको मिलकर आगे ले जाना है ताकि दुनिया मांग करे इस तरह की खूबसूरत चीजों की। तो झारखंड के विशेष जोहार के साथ नमस्कार और शुरू करते हैं आज की क्लास इस वादे के साथ कि पढ़ाऊंगे ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में आज आपके लिए क्या क्या खास सब्जेक्ट्स हैं और किस किस पर लगेगी क्लास। दिल्ली दंगों का डरावना सच। बहुत बार ऐसा लगा कि वहां जो ग्राउंड जीरो पर है कहीं उनकी ना लिंचिंग हो जाए। ताहिर और मोहन में फर्क देखने वालों के लिए आज क्लास लगानी जरूरी है। और फिर आएगा पार्ट नंबर 2। नेता विपक्ष के नाम देश की जनता का एक खुला खत है। जिस वक्त आपकी यहां जरूरत थी सर, आप कहां थे। और फिर है पार्ट नंबर 3, ट्रंप के वसूली मिशन का इंटरनेशनल चैप्टर। ये टोल प्लाजा अमेरिका को बहुत भारी पड़ेगा। और फिर आएगा चैप्टर 4, मुंबई के जुहू बीच ने तेरा तुझको अर्पण कर दिया है। ये देखिए, समंदर कह रहा है भाई बिनु होए न प्रीति। आपने सुना। और अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें आपको बताएंगे मोबाइल पर हेल्प वाला मैसेज कितना खतरनाक हो सकता है, सोचा है कभी। लेकिन पहले देखिए दिन भर का रिवीजन। यूपी के अयोध्या से लेकर मथुरा तक अखिलेश के खिलाफ पोस्टर्स लग गए हैं। राम मंदिर को लेकर मुलायम सहित तमाम समाजवादी पार्टी नेताओं के बयानों का जिक्र है। पोस्टर को लेकर भड़क गए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। दिल्ली में कर्तव्य भवन में गृह मंत्री अमित शाह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद दोनों के बीच पहली मुलाकात है ये। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। जुमे की नमाज के लिए अलग जगह देने के निर्देश दे दिए गए। कहा भोजशाला के पास दी जाए एक अलग जगह। मुस्लिम पक्ष की अपील पर हिंदू पक्ष और राज्य सरकार को नोटिस। गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में चढ़ावा चोरी में बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में चोरी करता दिख रहा है आरोपी। नवभारत के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। पाकिस्तान गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर एटीएस का शिकंजा। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में कई जगहों पर छापेमारी। एटीएस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया और पूछताछ अभी चल रही है। ईरान ने यूएई के 2 टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले में एक भारतीय की मौत हो गई है, 6 घायल है। भारत ने सख्त नाराजगी जताई है। ईरानी राजनयिक को तलब किया है। विदेश मंत्रालय पहुंच गए ईरान के डिप्टी एम्बेसडर। तो पहली क्लास के लिए आप सब तैयार हैं? न्यूज की पाठशाला में सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा और न्याय शास्त्र की क्लास। आज एकदम क्लीन स्लेट, क्लीन नोटबुक, क्लीन पन्ना लेकर बैठिएगा। सोच विचार लेकर बहुत ध्यान से और गंभीरता से आज के इस पाठ को आप सुनिएगा और उसके बाद आप फैसला कीजिएगा। फैसला आप पर छोड़ती हूं। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे और उन दंगों के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की बहुत बेरहमी से हत्या हो गई थी। इतनी बेरहमी से कि 51 बार चाकू मारे गए। निशान थे बॉडी पर। ये शक्ल, ये मंजर आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। एक तरफ अंकित शर्मा का चेहरा और दूसरी तरफ नाले में डूबी उनकी लाश।
ये तस्वीर उस वक्त की है जब घंटों की खोजबीन के बाद रेस्क्यू टीम को अंकित शर्मा का शव इस नाले में मिला और उनके हाथ में रस्सी से बंधे हुए हाथ। तब जाकर बॉडी को बाहर निकाला गया। ये वो तस्वीर जब पहले हाथ आया था। इस मामले में कल यानी 13 जुलाई को पूरे 6 सालों के बाद, और मैं अगर प्रिसाइसली बताऊं तो 6 साल 4 महीने और 18 दिन के बाद अदालत ने ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है कि अदालत ने फैसला दिया और यह आदमी दोषी साबित हो गया। बात उस पूरे इकोसिस्टम की है, उस खतरनाक इकोसिस्टम की जिसके झूठे नैरेटिव का गुब्बारा इस बार फिर पंक्चर हो गया है। आप सबके मन में भी एक बार यह विचार आया होगा जब आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की तरफ से इस ताहिर हुसैन के पक्ष में पोस्ट देखे होंगे, ट्वीट देखे होंगे, बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे थे, एक धर्म विशेष से ताहिर को जोड़कर देखा जा रहा था। आज उस इकोसिस्टम की बेचैनी बढ़ गई है। यकीन मानिए ये बेचैनी इसलिए बढ़ी है क्योंकि ये इकोसिस्टम दंगों से पहले और दंगों के पहले दिन से ही ताहिर हुसैन को विक्टिम बना रहा था, बेचारा दिखा रहा था, बेगुनाह बता रहा था, क्लीन चिट देने को उतारू था। 5-5 बार ताहिर हुसैन ने क्यों पुलिस को फोन किया होगा, ये तो मासूम है। तमाम तरीके की बातें हो रही थी। ताहिर हुसैन को विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया गया जबकि ये आरोपी था। कोर्ट के इस फैसले के बाद ताहिर हुसैन को बचाने के सारे जतन का पतन हो गया है। आप सोचिए, बस सोचिए, हां, अगर पिछले साल जो चुनाव हुए थे जिसमें ये ताहिर हुसैन चुनाव लड़ रहा था, अगर जीत जाता, बताइए क्या होता? अगर ताहिर हुसैन चुनाव जीत जाता तो कोर्ट के फैसले से पहले ही मुझे ये बताइए ये नैरेटिव एस्टैब्लिश नहीं करने की कोशिश होती कि देखिए ताहिर हुसैन को मुसलमान होने के नाते दंगे और हत्या के केस में फंसाया गया, जनता की अदालत में ये जीत गया, क्लीन चिट मिल गई। अगर ताहिर हुसैन चुनाव जीत जाता तो दंगाइयों का मनोबल बढ़ता कि नहीं बढ़ता, आप मुझे बताइए। इस आशंका से क्या इनकार किया जा सकता है कि अगर ताहिर हुसैन चुनाव जीत जाता तो फिर किसी अंकित शर्मा को मारने में दंगाइयों की भीड़ एक सेकंड नहीं सोचती। अगर ताहिर हुसैन चुनाव जीत जाता तो दिल्ली दंगों में मारे गए 53 लोगों के परिवार वालों का सिस्टम से भरोसा नहीं उठ जाता। और सबसे खतरनाक बात, अगर ताहिर हुसैन चुनाव जीत जाता तो वो माननीय बनकर दिल्ली विधानसभा में बैठ रहा होता। पिछले साल ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी AIMIM से टिकट दिया था। दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन ने चुनाव भी लड़ा था। ताहिर को 33,000 वोट मिले और उसे चुनाव प्रचार करने के लिए बेल भी मिली। उस वक्त बीजेपी समेत कई पार्टियों ने ओवैसी के फैसले पर सवाल खड़े किए और तब ओवैसी ने क्या कहा था, मैं चाहती हूं न्यूज की पाठशाला में आप उस बात को सुने। तुम ताहिर हुसैन को बोलोगे तो मैं तुम्हारे बाप के बाप को बोलूंगा, याद रखो। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे मुंह में भी अल्लाह ने बहुत बड़ी जबान दी और मेरी जबान की तासीर अल्लाह ने तलवार से ज्यादा जरब उसमें लगी है। असद ओवैसी ये नहीं जानते हैं कि तलवार वाली जुबान वहां नहीं चलती है जहां सिर्फ और सिर्फ कानून का राज होता है। असद ओवैसी साहब, अदालत में साक्ष्य चलते हैं, अदालत में प्रूफ चलता है, लंबी तलवार वाली जुबान नहीं चलती। और शायद यही वजह है कि आज ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है, लंबी जुबान की वजह से नहीं, लंबे सबूतों की लिस्ट की वजह से। जिस ताहिर हुसैन को ओवैसी दिल्ली विधानसभा भेजने की जुगत में लगे थे, उसे अदालत ने अंकित शर्मा हत्याकांड का जिम्मेदार ठहराया है। इस केस में 91 गवाहों के बयान और सबूतों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को जो कुछ कहा उसे ताहिर को बचाने वाले इकोसिस्टम को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा है 25 फरवरी 2020 की शाम करीब 5 बजे ताहिर हुसैन
चांद बाग पुलिया पर जुटी गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा था। कोर्ट ने कहा है यह भीड़ हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा करने के इरादे से इकट्ठा हुई थी। भीड़ का मकसद दंगा, लूटपाट, आगजनी, लोगों और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। चांद बाग पुलिया पर जुटी भीड़ हथियारों से लैस थी। इसी भीड़ ने आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा को घेर लिया। यही भीड़ अंकित शर्मा को जबरदस्ती चांद बाग पुलिया की तरफ ले गई और फिर इसी भीड़ ने अंकित शर्मा पर बेरहमी से हमला करके उनकी हत्या कर दी। ताहिर हुसैन कानूनी रूप से अंकित शर्मा की हत्या के लिए जिम्मेदार है, ये किसी और ने नहीं, कोर्ट ने कहा। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया। तब वो रोने लगा, कहा कि मैं बेगुनाह हूं, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। अंकित हत्याकांड में कुल 11 आरोपी बनाए गए थे। 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया, 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इनके नाम भी आप जान लीजिए। पहला ताहिर हुसैन, दूसरा नजीम, तीसरा कासिम, चौथा अनस और 5वां जावेद। ये वो सारे लोग हैं जो दोषी करार दिए गए। कोर्ट के फैसले के बाद सुनिए दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी ने क्या कहा। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनको भी हत्या में और किडनैपिंग अबडक्शन जो है 365 की जो धारा है उसमें दोषी पाया गया है। अब हम कोर्ट में आगे भी पैरवी करेंगे ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलवाई जा सके। ये केस हमारे लिए प्रायोरिटी का एक केस रहा है अभी तक। जॉइंट सीपी सुरेंद्र कुमार जो बात कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी है, जब ये दंगे हो रहे थे तो एक मीडिया कर्मी की भी यही प्रायोरिटी थी और एक मीडिया संस्था की भी यही प्रायोरिटी थी कि जो उसे दिख रहा है वो दिखाया जाए। मेरे फोन में अभी भी वो तस्वीरें लॉक हैं और मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूँ। आज सुबह मैं इन्हें तलाश रही थी। ये 2020 की बात है और मैंने आप लोगों के लिए वो तस्वीरें आज खोज कर रखी है क्योंकि अभी 2026 चल रहा है। ये वो तस्वीरें हैं, पता नहीं कितना अच्छे से हाँ ओके। अब ये मैं आपको पहली तस्वीर दिखाती हूँ। यही है वो ताहिर हुसैन का घर। ये मैंने अपने फ़ोन से ली है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, मुस्तफ़ाबाद आपको दिखाई दे रहा है, 27 फरवरी 2020, ठीक है। ये मैं इसको दिखाई दे रहा है आपको। ये सारे मीडिया कर्मी हैं नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जगह जगह चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। फिर आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही है। ये वहाँ पर ऐसी भी चीज़ें हमको दिखाई दी। ये मैंने अपने कैमरे से ली है। ये सुतली बॉम्ब सा दिखता हुआ कुछ। फिर आप ये देखिए, ये किसी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है और उस बॉटल में आपको ये दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ कपड़ा सा कुछ ठूसा हुआ। इसके अंदर या हाँ ये देखिए, मैं जूम कर देती हूँ। ये देखिए, ये पेट्रोल बॉम्ब बनाया। ये मेरे कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं। ये देखिए उस वक्त का जो मंजर, आप ये पूरा घर देख रहे हैं, पूरा घर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ अंदर शायद कुछ फेंका गया और उसके बाद इस पूरे घर को आग लगा दी गई। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। मतलब इतनी कंक्रीट, ये सामने की वो सारी की सारी इलाके हैं जहाँ पर हिंदू बहुल इलाका है। सामने की तरफ ये वो पूरा इलाका है। आप देखिए किस तरीके का मंजर था। ये पूरा घर जला हुआ है, ठीक है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। पूरे के पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ आपको धुएं का गुबार से, ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब उस वक्त मैं रिपोर्टिंग कर रही थी। तब हमने बाकायदा, मैंने अपने कैमरे में ली थी। ये वो तस्वीर है। आप वो जालियों के पीछे एक बार फिर से वो दिखाइएगा, बार बार ये रिपीट होंगी। जाली के पीछे पूरा एक ये जो पीछे आपको वो रंग बिरंगा दिख रहा है और तिरंगे जैसा रंग है उस दरवाजे का, गेट का, कॉलोनी के गेट का, उसके पीछे तमाम औरतें खड़ी हुई थी। मुझे आज भी वो मंजर अच्छे से याद है। भयानक मंजर था। पुलिस कह रही थी तो आप अंदर रहिए, बाहर की तरफ मत आइएगा। और वहाँ उन इलाकों से एक एक करके लड़का आता था और वो वहाँ पर पहरेदारी देता था।
पूरी रात वहाँ पर ऐसे ही गेटेड कॉलोनीज थी, मतलब गली थी, और उसके दोनों तरफ दरवाजे ऐसे रखे हुए थे। दरवाजे बंद करके दरवाजे के इस पार लड़का किसी घर का आता था, किसी और घर से एक और लड़का आता था, फिर वो पहरेदारी देते थे कि दंगाई आकर कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आग जला दें। ये तब का वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ जब सुरक्षाकर्मी वहाँ पर तैनात किए गए थे, तो वो हमको उस इलाके में इसलिए भी नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि बहुत सेंसिटिव माहौल था। मुझे आज भी याद है कि जब हम वहाँ पर गए और हम माइक से लोगों को बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि आप किसी से बात ना करें, क्योंकि वहाँ पर ये हो जाता था कि पूरा का पूरा एक ग्रुप आकर खड़ा हो जाता था। मान लीजिए मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैंने माइक ऐसे सामने किया और वहाँ पर अक्सर ये देखा जाता था कि पूरा का पूरा ग्रुप आकर खड़ा हो जाता और वो आपको लगातार एक टुक देख रहा होता। जहाँ कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चन होते वो फौरन आपके ऊपर आवाज उठाना शुरू कर देते, आपको कटघरे में खड़ा करना शुरू कर देते। ये आप वो इलाका देखिए, यहाँ पर बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक स्कीमिंग के तहत दुकानें थी। एक हिंदू दुकान, फिर मुस्लिम दुकान, फिर हिंदू दुकान, फिर मुस्लिम दुकान। लेकिन जो दुकानें जली वो हिंदुओं की दुकानें जली, एक धर्म विशेष की दुकानें जली, और बाकी अगल बगल जो है वो, और ये सारी चीजें साफ तौर पर हमें नजर आ रही थी। यानी कोई एक सरगना था जो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बता रहा था, पहले से चिन्हित की जा रही थी। इतना भयानक मंजर था वो। और लोग फिर बाहर आकर ये देखिए इस तरीके से, अगले दिन जब थोड़ा सा मामला शांत हुआ तो लोग आकर देखने लगे कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कौन है, किसने दंगा किया है। जो आपसी भाईचारे को नजर लगाती हुई तस्वीर थी वो हमने अपनी आंखों से देखी है। और सबसे खतरनाक चीज ये थी कि जब आप वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और जब ताहिर हुसैन के घर से जो भी चीजें मिली थी उसको दिखाया जा रहा था, तो आरोप सीधा मीडिया पर मढ़ा जा रहा था। मीडिया को तरह तरह के नामों से पुकारा जा रहा था। वहां पर रिपोर्टिंग करना कोई खतरे से खाली नहीं था। जैसा मैंने आपको बताया, वहां पर लोग नजर रख रहे थे कौन सा सेंटेंस कहा जाता है, किस तरीके से कहा जाता है, और उसके बाद अलग से सोशल मीडिया पर आपको जो है ट्रोल किया जाता था, ये कहकर कि आप खास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ताहिर हुसैन और उनके साथ जो लोग मौजूद थे उनको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये तब की वो तस्वीर। सबने कहा कि ताहिर हुसैन के खिलाफ मीडिया ट्रायल है। एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया जैसे मीडिया जानबूझकर टारगेट कर रही हो। ये बताइए, तथ्य जिसके साथ होंगे सत्य उसके साथ होगा। जो सच है वही परोसा जाएगा। झूठ कितने दिन टिक सकता है? और कोर्ट में क्या हुआ? आपने तरह तरह के नाम पुकारे। इस इकोसिस्टम ने मीडिया को बदनाम करने की कोशिश की। इस इकोसिस्टम ने वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे मीडिया कर्मियों को बदनाम करने की कोशिश की। यह बताने की कोशिश की कि देखिए ये कैसे दानव है जो एक कम्युनिटी विशेष को जो है बकायदा कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और गलत साबित कर रहे हैं, जबकि दोषी को ही, आज की तारीख में जो दोषी है उसी पर सवाल उठाए जा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके घर पर वो पेट्रोल बम मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है कि असले आपके घर पर मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है कि तमाम तरीके की तस्वीरें आपके इर्द गिर्द की यही इशारा करते रहे। और इसीलिए जो लोग ताहिर हुसैन को क्लीन चिट दे रहे हैं उन्हें अंकित शर्मा का चेहरा याद करना चाहिए, बार बार उसे देखना चाहिए। जिन लोगों की जुबान पर, और हम हर उस शख्स के साथ है जिसकी लिंचिंग हुई है, चाहे वो अखलाक हो, चाहे वो पहलू हो, चाहे वो तबरेज हो, लेकिन आपने एक चीज नोट की है, ये इकोसिस्टम कितना खतरनाक है। अखलाक और पहलू और तबरेज, इन सब के नाम बोलते वक्त आप कभी नहीं सोचेंगे कि नाम वही था कि कुछ और था। आपने वो सारे नाम अच्छे से रटे होंगे क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन पालघर के साधुओं का नाम आपको याद है? कोई एक बता सकता है मुझे? अंकित शर्मा आज मैंने आपको याद दिलाया, इसीलिए आपको पूरा नाम याद होगा, वरना आपको याद था कि आईबी ऑफिसर जो नाले में जिसकी लाश मिली थी वो कौन था? जो लोग पहलू खान,
का नाम लेते नहीं भूलते हैं। हेड कांस्टेबल रतन लाल का चेहरा याद है उनको, जिन्हें दंगाइयों ने ऑन ड्यूटी पीट पीट कर शहीद कर दिया था। और मैं यहां धर्म नहीं ढूंढ रही हूं, मैं इस इकोसिस्टम की खतरनाक चालाकी उजागर कर रही हूं। इस देश में जिसकी भी लिंचिंग हुई है वो किसी भी धर्म का हो, मीडिया और पूरा देश, कानून उसके साथ खड़ा है। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि किसी एक शख्स की जब लिंचिंग होती है तो आप ये कहने से कतराते नहीं है कि देखिए पूरे समाज की लिंचिंग हो रही है, पूरे धर्म की लिंचिंग हो रही है। लेकिन अगर अंकित शर्मा मारा जाता है और कोई कांस्टेबल रतन लाल शहीद होता है, तब आपको नहीं लगता कि फला धर्म की लिंचिंग हो रही है? इसीलिए ताहिर हुसैन को लेकर अब कोई शक व शुबा नहीं रह गया है कि वो दंगों में शामिल था, वो दोषी है, हत्या में शामिल था, वो दोषी है। लेकिन ताहिर हुसैन के पीछे खड़ा इकोसिस्टम जो उसे बचा रहा था, जो आज भी एक्टिव है, ताहिर हुसैन को हत्या का दोषी करार दिए जाने के बाद ये इकोसिस्टम कैसे कुलबुलाने लगा है। कुछ लोगों की बात मैं आपको सुनाती। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ये कहते हैं कि अगर ताहिर का नाम कपिल होता तो वो बरी हो जाता। एनसीपी शरद पवार पार्टी के नेता नसीम सिद्दीकी कहते हैं कि ताहिर हुसैन का नाम आनंद मोहन या राम प्रसाद होता तो शायद उसे दोषी नहीं ठहराया जाता। आप नेता आयतुल्ला खान कहते हैं कि ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में दोषी करार दिए जाने पर मैं बहुत दुखी हूं। लेकिन इन सभी नेताओं में से क्या किसी ने अंकित शर्मा की हत्या पर जुबान खोली? क्या किसी ने कहा कि अंकित शर्मा का नाम ताहिर होता तो शायद उसकी जान बच जाती? क्या किसी ने कहा कि अंकित शर्मा का नाम मोहम्मद अजमल होता तो दंगाई भीड़ उसकी जान बख्श देती? क्या उस वक्त किसी ने यह कहा कि अंकित शर्मा की हत्या का उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है? मैं इन नेताओं से पूछना चाहती हूं, अगर नहीं कहा तो अब क्यों? ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों? ये खतरनाक नफरती नैरेटिव गढ़ने की कोशिश अब क्यों? ताहिर हुसैन के बचाव में अगर एनसीपी शरद पवार के नेता ये बयान दे रहे हैं कि उसके नाम की वजह से उसे दोषी करार दिया गया है, तो इन सभी नेताओं से मेरा एक सवाल, उम्मीद है मेरे इस सवाल का जवाब ये तमाम नेता देंगे। और ये नेता अगर जवाब ना दे पाए तो बंद कमरे में अपने गिरेबान में झांके जरूर और सोचेंगे कि क्या उन्हें ऐसी नफरती बातें और ऐसा नफरती नैरेटिव सेट करना चाहिए। आप देखिए कि अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन के साथ कुल 11 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से कोर्ट ने 6 आरोपियों को बरी कर दिया। इसलिए क्योंकि उनका नाम मोहन था या ब्रिज था या कुछ और था, और एक एक करके नाम बता देती। पहला नाम हसीन उर्फ सलमान, इसका नाम तो कपिल नहीं था, फिर कोर्ट ने इसे बरी क्यों किया? दूसरा नाम समीर खान, इसका नाम तो आनंद मोहन नहीं था, तो फिर इसे कोर्ट ने कैसे बरी किया? तीसरा नाम फिरोज, इसका नाम भी राम प्रसाद नहीं था, तो इसको कोर्ट ने कैसे छोड़ दिया? कैसे? गोपाल नहीं था, आलम था इसका नाम, कैसे छोड़ दिया? गुलफाम का नाम शुभम नहीं था, कैसे छोड़ दिया? इसके हाथों की हथकड़ी कैसे खुल गई? और छठा नाम मुंतजिम उर्फ मूसा, इसका नाम भी मनोज नहीं था, तो फिर इसे भी ताहिर की तरह दोषी क्यों नहीं ठहराया गया? मतलब गजब ही तर्क है, गजब ही तर्क है इन पार्टियों का। किसे बचा रहे हो यार, किसे? कोर्ट के फैसले के बाद तो मान लीजिए कि हां आप गलत साइड पर खड़े हुए थे, किसी अखलाक की लिंचिंग हो जाए तो टारगेट किलिंग, और किसी अंकित शर्मा की हत्या हो जाए तो नॉर्मल क्राइम कैसे भैया? किसी पहलू खान को भीड़ पीट पीट कर मार डाले तो अल्पसंख्यक खतरे में, और हेड कांस्टेबल रतन लाल को दंगाई पीट पीट कर मार डाले तो पिन ड्रॉप साइलेंस क्यों हुक्म? 2020 के दंगों में ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद था। गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद केजरीवाल ने इसे अपनी पार्टी से निकाल दिया, और अब अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर को दोषी करार दिए जाने के बाद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने उसे बहुत पहले ही आम आदमी पार्टी से निकाल दिया था।
क्या वो चंदाचोर पार्टी के किसी सहयोगी संगठन में शामिल नहीं हुआ था? ये केजरीवाल जी सवाल उठा रहे हैं, एआईएमआईएम की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसने 2025 के दिल्ली चुनाव में ताहिर को टिकट दिया और ओवैसी ने उसे जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया। इसीलिए कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी केजरीवाल पर हमला बोल रही है। सुनिए। अरविंद केजरीवाल का खासम खास और नफरत करने वाला कानून से और हिंदुओं से आज ताहिर हुसैन के खिलाफ 302 धारा इंडियन पीनल कोड की 365 किडनैपिंग 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति ये लोग करते रहे, उससे वास्ता नहीं होना चाहिए, वास्ता सोच से होना चाहिए। और सोच ये होनी चाहिए कि इस देश में किसी का धर्म देखकर दोषी करार दिया जाए या बरी कर दिया जाए, ये कतई नहीं हो सकता है। और अगर वो एक धर्म विशेष का है और दोषी करार दे दिया जाए, तब आप सिस्टम को बख्शने पर किसी भी तरह का विचार करने को राजी हो जाएंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस शख्स को आप दोषी करार दें, ये तो एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखता है, ये तो हम पर अत्याचार है। देश के कानून के आगे कोई धर्म नहीं है। क्राइम किया है तो दोषी करार होंगे, सिंपल सा उसूल। अब आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे राजनीति विज्ञान की क्लास। राजनीति के इस क्लास में लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी किरदार क्या है बताइए? विपक्ष। क्योंकि आज की तारीख में दिल्ली की फिजाओं में सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कहां हैं। और ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल सत्ता में बैठी बीजेपी पूछ रही है। क्योंकि आखिरी बार भारत में सार्वजनिक रूप से देश के नेता प्रतिपक्ष को 17 जून 2026 को देखा गया, सार्वजनिक रूप से। तब कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राजस्थान के कोटा में एक रैली करने के लिए पहुंचे हुए थे और फिर ऐसे गायब हुए कि ढूंढे ना मिले। 17 जून की तारीख के बाद आज 14 जुलाई बीतने को है, 28 दिन हो गए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को देश ने देखा नहीं, किसी पब्लिक प्रोग्राम में नहीं देखा। 15 जुलाई यानी बुधवार को उन्हें पटना में छात्रों के कार्यक्रम में शामिल होना था, वो भी टल गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की मर्जी, उनकी पार्टी, उनके नेता, उनका कार्यक्रम, वो जो चाहे करे। पर क्या नेता प्रतिपक्ष की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है, ये सवाल तो उठता है ना। क्योंकि देश में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, यानी एक सांसद की तुलना में नेता प्रतिपक्ष को सुविधाएं और खर्च ज्यादा मिलते हैं, एक सांसद के मुकाबले करीब 1 लाख रुपए ज्यादा। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ओहदे की है, रुतबे की है, जिम्मेदारी की है। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत भी इस देश में तय है। उन्हें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी वरीयता क्रम में 7वां स्थान प्राप्त है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के बराबर वाला रुतबा। अब जब यह सम्मान नेता प्रतिपक्ष को मिलता है तो उनसे जवाबदेही की भी उम्मीद होगी। इसीलिए आज लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के नाम न्यूज की पाठशाला में एक पत्र लिखते हैं। आप लोग तैयार हैं? प्रिय नेता प्रतिपक्ष महोदय, बीते 17 जून के बाद से आप जब हमारे बीच नहीं दिखे, उस दौरान देश में बहुत कुछ हुआ। राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा उठा, लेकिन आप लोगों के बीच नहीं थे। आप अगर होते तो अयोध्या शायद जाते, राम भक्तों की आस्था पर मरहम लगाने की कोशिश करते, लेकिन आप नहीं थे। आपसे ये उम्मीद नेता प्रतिपक्ष महोदय इसलिए भी थी क्योंकि आप इंदिरा गांधी के पोते हैं। इंदिरा गांधी जब 1977 में चुनाव हार गई थी, विपक्ष में बैठी थी, खुद सांसद भी नहीं थी, तब भी वो हार नहीं मानी थी। बारिश और कीचड़ के बीच बिहार के बेलछी पहुंच गई। गाड़ी बेलछी तक नहीं जा पाई तो हाथी का सहारा ले लिया। हाथी पर सवार होकर इंदिरा गांधी बेलछी पहुंची।
और बेलछी नरसंहार में मारे गए 11 दलित परिवारों के दुख में शामिल हुई। इंदिरा जी तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थी तब, बस हारी हुई कांग्रेस की नेता थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि जनता से कनेक्ट कैसे किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप अगर यहां होते तो आपके सहयोगी उद्धव ठाकरे के टूटते सांसदों के मुद्दे पर आप मुखर रहते, अपने सहयोगी के साथ कदम से कदम मिलाकर शायद खड़े होते, थोड़ा संबल देते, लेकिन अफसोस आप तो यहां थे ही नहीं। कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा आप महोदय यहां होते तो झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी प्रणव झा की हार के बाद अपने सहयोगियों की गलती को पॉइंट आउट करने वाला कोई होता, लेकिन महोदय आप तो ये सब करने के लिए यहां थे ही नहीं। आप जिस पद पर हैं उस पद पर देश ने एक ऐसे शख्स को देखा है जिनका विदेशी मूल के नाम पर विरोध किया जाता था, आपकी अपनी मां। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है। सोनिया गांधी पर तंज किया जाता था कि वो हिंदी नहीं बोल पाती। उनके सहयोगी शरद पवार विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस तोड़कर नई पार्टी बना देते हैं, लेकिन सोनिया गांधी लड़ती रही। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने पूरे विपक्ष को ऐसा इकट्ठा किया कि 2004 में 145 सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस को सत्ता में लेकर आ गई। उन शरद पवार को भी सोनिया गांधी साथ ले आई जो विदेशी मूल पर साथ छोड़ गए थे। उस डीएमके को भी सोनिया गांधी साथ ले आई जिन पर उनके पति की हत्या के मामले में संदेह जताया गया था, और आप अपने साथियों को इकट्ठा नहीं रख पाए। बंगाल चुनाव के बीच में आप अचानक गायब हो गए। कैसे चलेगा ऐसे? अगर आप यहां होते तो फिर कांग्रेस को संभालने की कोशिश तो होती। कहना मुश्किल है कि संभलती कि नहीं संभलती। पहले भी पंजाब से लेकर हरियाणा तक गुटबाजी में कांग्रेस को सिर्फ हार ही मिली है, लेकिन कोशिश तो आप करते। पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश अध्यक्ष राज बड़िंग, इनके बीच शायद सुलह करवा देते। आप तो कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता हैं, आपकी बात कैसे कोई टाल सकता है? लेकिन अफसोस कि आप यहां थे नहीं। आपको पता है देश में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता प्रतिपक्ष भी था, जिनकी पार्टी 13 दिन की सत्ता में पहली बार आई, बहुमत नहीं मिलने के बाद सत्ता से बाहर हुई, लेकिन फिर भी टूटी नहीं। बतौर नेता प्रतिपक्ष वाजपेयी जी ने अपने सहयोगी समता पार्टी, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल को जोड़े रखा। आप अपनी पार्टी भी नहीं किसी तरह से जोड़ पा रहे। फिर कहेंगे वोट चोरी हो गया, पार्टी चोरी हो गई, नेता चोरी हो गए, सांसद चोरी हो गए। देश का नेता प्रतिपक्ष अगर भारत में होता तो आर्थिक राजधानी जब बारिश के पानी में सराबोर हो गई थी तब ग्राउंड पे उतरता, लोगों की आवाज बनता, सरकार को उसकी खामियां दिखाता। लेकिन ये सब तो हो ही नहीं पाया क्योंकि आप थे ही नहीं। वायनाड के पूर्व सांसद, जिसे अमेठी के बाद बेटे की तरह वायनाड ने अपनाया, अगर वो भारत में होते तो त्रासदी के इस वक्त उन लोगों के बीच होते। आपके साथ वायनाड की तस्वीर पूरे देश के सामने आती, लेकिन ये सब हो ही नहीं पाया। इस देश ने सुषमा स्वराज जैसा नेता प्रतिपक्ष देखा है, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स, वो भी घोटाला, उसके मामले में इतनी मुखरता से लड़ी कि आखिरकार कांग्रेस सरकार को दोनों मामले में संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन करना पड़ा। भ्रष्टाचार के आरोपों में मनमोहन सिंह सरकार से 6 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। नाम भी आपको बता देती हूं, ए राजा, कणिमोणी, सुरेश कलमाड़ी, अशोक चव्हाण, शशि थरूर, पवन बंसल, सबको इस्तीफा देना पड़ा। ये सब एक सशक्त जनता की नब्ज समझने वाली नेता प्रतिपक्ष की वजह से हुआ, जो जानती थी कब, कहां और कैसे किस मुद्दे पर सरकार को घेरना है, कौन सा फैक्ट उठाना है, उसे बगैर किसी कटुता के संसद में प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच शायराना बहस के तौर पर रखना है। क्योंकि तब नेता प्रतिपक्ष बात बात पर ऐसे लापता नहीं हो जाते थे। हाँ, बाहर जाते भी थे तो देश के मुद्दों के लिए। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी गए थे विदेश। साल था 1994, महीना था मार्च का। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनीवा में थी। केंद्र में नरसिम्हा राव की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी।
नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक कमेटी को भेजा। कमेटी में नरसिम्हा राव सरकार के कई मंत्री थे, लेकिन नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष वाजपेयी कर रहे थे। वो कमेटी कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के झूठे प्रस्ताव के जवाब में भेजी गई थी, ताकि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जा सके। और जवाब के बाद पाकिस्तान को प्रस्ताव, वो जो पाकिस्तान का था, वो गिर भी गया। यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष का इतिहास है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति, जबरदस्त सियासी समझ और बेहतरीन तालमेल का उदाहरण है। देश के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष को किसी और से नहीं, अपने पूर्वजों से सीखने की जरूरत है। आपसे पहले जो नेता प्रतिपक्ष थे, उन पर इस तरीके से अचानक गायब होने के आरोप कभी नहीं लगे। आप पर सत्ता पक्ष इस तरीके के आरोप लगाता क्यों है? क्योंकि इसी साल 4 मई को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले थे। आपकी पार्टी असम, केरल, पुडुचेरी में सत्ता की सीधी लड़ाई में थी, लेकिन कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा 3 मई को नहीं दिखा। एक तस्वीर वायरल जरूर हुई इस दावे के साथ कि देश का नेता प्रतिपक्ष ओमान में है। इसके बाद आप वापस आए, गिनकर 7 रैलियां की, सभाओं को संबोधित किया, 3 राज्यों के शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया, पीएम के साथ सीबीआई डायरेक्टर चुनने वाली बैठक में हिस्सा लिया, विपक्षी एकता के लिए एक बैठक भी की, 2 दिन के लिए निकोबार गए और 2 मुलाकातों के वीडियोस भी बाकायदा शेयर किए। और फिर वापस आपकी तस्वीरें दिखना बंद हो गई। कहीं आपको यह तो नहीं लगता कि देश के इन तमाम मुद्दों में अभी और ज्वलनशीलता आनी बाकी है? जब सारे मुद्दे एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, तब यह काम किया जाएगा और फिर सरकार को घेरा जाएगा। बार बार आप पर यह आरोप लग रहे हैं कि बीते 28 दिन से आप दिख नहीं रहे, और जब आप नहीं दिखे तो देश ने बहुत कुछ देखा। इस पत्र को अब यहीं समाप्त करती हूं, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार जब ऐसा कुछ देश में हो रहा होगा तो आप दिखेंगे। इस पत्र में जिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष का जिक्र हमने किया, उनसे जरूर आप कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग हासिल करेंगे, देश की आवाज बनेंगे, सरकार को अपनी आवाज सुनने पर मजबूर करेंगे। आपका अपना देश का जागरूक नागरिक न्यूज की पाठशाला के दर्शकों की तरफ से ये कुछ प्रश्न थे और कुछ बातें जो आपसे साझा करनी थी। अब आगे बढ़े। पाठशाला में अब ट्रंप के नए टोल प्लाजा की क्लास आपके सामने होगी, जिसमें उन्होंने हॉर्मुज से गुजरने वाले ऑयल टैंकर पर 20% टोल लगाने का ऐलान कर दिया है। कितना? 20%। कहां पर? हॉर्मुज। टोल प्लाजा थोड़ी बन गया हॉर्मुज। मतलब ऑयल टैंकर पर 20% टोल लगाने का ऐलान कर रहे हैं। अपनी जमीन नहीं है भैया की, पर हम तो लगाएंगे। हॉर्मुज से गुजरना है तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। किसके लिए? ट्रंप के लिए। ट्रंप के इस बयान के बाद उन पर समुद्री डकैती के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये वही ट्रंप है जो कुछ दिन पहले हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लेकर ईरान की मनमानी पर ज्ञान दे रहे थे, नैतिकता की मिसाल देते हुए कह रहे थे कि समंदर के रास्ते पर किसी को गुजरने का हक है, किसी को भी गुजरने का हक है। इस पर वसूली नहीं लगाई जा सकती। लेकिन आप खुद कितना लगा रहे हैं? 20%। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। गजब की हिपोक्रेसी है भैया। ये तो वही बात होगी ना, दहेज बंद होना चाहिए लेकिन मेरे बेटे की शादी के बाद। दूसरी तरफ ट्रंप के 20% टोल की बात पर ईरान ने भी कह दिया कि किसी गलतफहमी में मत रहना, हॉर्मुज से गुजरने से पहले ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जहाजों की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे और सुरक्षा की गारंटी हम देंगे। हैरानी इस बात की है कि दुनिया के तमाम देश ट्रंप के इस बात पर भरोसा कर ही नहीं रहे कि हॉर्मुज खुल गया है, और इसके पीछे की वजह भी समझिए। 8 जुलाई को ट्रंप ने क्या कहा कि सीजफायर समाप्त हो गया। इसके बाद क्या किया? ईरान पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। फिर 8 से 14 जुलाई के पिछले एक हफ्ते में ईरान पर अमेरिका 300 से ज्यादा बड़े हमले कर देता है। फिर भी हॉर्मुज को वो खुलवा नहीं पाता। ट्रंप भी जानते हैं कि ईरान ने जिस तरह की तैयारी समंदर पर कर रखी है, ऐसे में हॉर्मुज को खुलवाना नामुमकिन है। इसीलिए ट्रंप ने हॉर्मुज में ओमान वाले रास्ते से गुजरने की सलाह दे दी है।
अब मैं आपको समझाऊंगी, वो जो मैप के जरिए आप आसानी से समझ पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा करते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट इज ओपन, यानी हॉर्मुज खुला है। ट्रंप यह भी दावा कर रहे हैं कि हम ईरान पर नाकेबंदी फिर से लागू कर रहे हैं। अब कोई ट्रंप को यह बताए कि हॉर्मुज पर पहले से ही ईरान की नाकेबंदी जारी है, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप ऊंची ऊंची फेंक रहे हैं, ऊंची ऊंची। ट्रंप क्या लिख रहे हैं? आज से अमेरिका को द गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट, गार्जियन समझ गए, संरक्षक, हॉर्मुज के संरक्षक के रूप में हमें जाना जाएगा। इस जिम्मेदारी के तहत सभी खर्चों की भरपाई के लिए इस जलमार्ग से भेजे जाने वाले कार्गो पर 20% शुल्क लिया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने और इसकी प्रक्रिया शुरू करने का काम फौरन तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाएगा। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान ने जो जवाब दिया है, ट्रंप साहब को इससे गजब की मिर्ची लगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप पर तंज करते हुए क्या कहा, जानना चाहेंगे? उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप की एक बात बिल्कुल सही है कि जो देश हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा करेगा उसे उसके बदले में कुछ शुल्क मिलना चाहिए। लेकिन हॉर्मुज की सुरक्षा हमेशा से ईरान करता आया है और आगे भी ईरान ही करेगा। इसके आगे अरागची लिखते हैं, हाँ 20% शुल्क बहुत ज्यादा है। अगर कोई शुल्क लिया जाएगा तो ईरान उचित और कम शुल्क ही लेगा। यानी ईरान ने साफ साफ शब्दों में ट्रंप को कह दिया है कि गुरु गलतफहमी में मत रहना। और आप ये भी समझिए कि अगर ट्रंप के हॉर्मुज वाले दावे में जरा भी दम होता तो अब तक तो जहाजों का ट्रैफिक शुरू हो गया होता। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने बकायदा एक मैप के जरिए हॉर्मुज का रूट समझाया। ये मैप आपको दिखाई दे रहा है। अमेरिका दावा कर रहा है और वादा भी कर रहा है कि इस रूट से होकर दुनिया भर के तमाम जहाज निकल सकते हैं। ये तो वो ईरान वाला जो रेड है वो वाला रूट नहीं, इसके इस साइड वाला। इस रूट के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में आपको बता देती हूं कि खतरा कहां कहां पर है। ठीक है, चलिए भैया। बोर्ड बाबू को प्रणाम। चलिए भैया, तो ये वाला जो इलाका है, ये कौन सा इलाका है? ये है ईरान वाला इलाका। ठीक है, ये जो ऊपरी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। अब बॉस इधर की तरफ आप आ जाइए। ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, अमेरिका कह रहा है ये वाला इलाका जो है ये अपना इलाका है। ये यहां साइड से आइए, मतलब ओमान वाली साइड से जितनी भी बोट से अगर वो यहां पर जाती हैं तो कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर लैंड माइन बिछी हुई है। छोटे छोटे लैंड माइन यहां पर बिछाए गए हैं। तो आप यहां से मत जाइए। कोई बोट जो है, बोट बनाते हैं, चलो भैया, कोई बोट जो है अगर उसे गुजरना है तो वो यहां से गुजरे। कहां से गुजरे? इस वाले इलाके से, ये ओमान वाले इलाके से। ऊपरी इलाके से यहां वाली साइड से गुजरेंगे तो ईरान का खतरा उन पर मंडराएगा। और इसी इलाके से गुजरने के लिए क्या बोल रहा है वो, मुझे कितना % चाहिए? 20% चाहता है अमेरिका कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, आप इस वाले इलाके से गुजरो। और ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है सुरक्षा तो हम ही देंगे, ये 20% ज्यादा ले रहा है, हम कम लेंगे। इस नक्शे को देखकर लगता है कि भले ही प्रॉपर्टी के पेपर ओमान के नाम हो, लेकिन असली कब्जा ईरान का ही है। लग रहा है कि आराम से कोई निकल जाएगा। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप जिस रूट के बारे में दावा कर रहे हैं वो कोई नया रूट तो है नहीं। युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान भी बहुत से देशों के शिप इस रूट से होकर गुजर रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ईरान की परमिशन के बगैर इस रूट पर पत्ता तक नहीं हिल सकता। फिर जहाज तो बहुत बड़ी बात है। और इसे समझने के लिए हॉर्मुज में ईरान की ताकत को अब मैं समझाती हूं। 28 फरवरी 2026 को युद्ध से पहले रोजाना हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 140। मार्च अप्रैल में युद्ध के दौरान जहाज की संख्या कितनी हो गई? 5 से 7। पहले कितनी थी? 140। और हो कितनी गई? 5 से 7। 18 जून को सीज फायर होने के बाद ये संख्या बढ़ी, 25 से 30 बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं। 8 जुलाई को सीज फायर टूटने के बाद जहाजों की संख्या दोबारा गिरकर कितनी हो गई?
4 से 7। वाह वाह, क्या आवाज निकल रही है। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि ईरान युद्ध में ट्रंप और अमेरिका की सारी ताकत हॉर्मूज को खुलवाने में नाकाम साबित हुई है। यही वजह है कि ट्रंप अपने बयान के जरिए ईरान पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध के मैदान से लेकर साइकोलॉजिकल वॉर तक ईरान हर मोर्चे पर अमेरिका की नाक में दम किए हुए, मान लीजिए आप। आज हॉर्मूज के रूट को लेकर ईरान की एजेंसी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGSA ने साफ साफ शब्दों में वार्न कर दिया, चेतावनी दी है। हॉर्मूज से जहाजों का आना जाना फिलहाल संभव नहीं है। इसके लिए अमेरिका की अवैध गतिविधि जिम्मेदार है। इसके आगे PGSA ने कहा है कि जब इलाके में हालात नॉर्मल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तब जहाजों के आने जाने की अनुमति फिर से हम दे देंगे और कारोबार दोबारा से शुरू कर देंगे। यानी ट्रंप के चक्कर में हॉर्मूज में जहाज लेकर मत निकल पड़ना, वरना हमले हो सकते हैं। एक तरफ ट्रंप 20% लेकर खुद को हॉर्मूज स्ट्रेट का संरक्षक कह रहे हैं, दूसरी तरफ ब्राजील कह रहा है ये तो समुद्री डकैती है। यानी जिस तरह समंदर के डाकू आने जाने वाले जहाजों को लूटते हैं, उसी तरह ट्रंप भी कर रहे हैं और ये 20% वाली डकैती करना चाह रहे हैं। इस बयान के बाद हॉलीवुड की मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की याद आ जाती है, जिसमें समुद्री लुटेरे के बारे में दिखाया गया है। जहां मर्जी आई कूदे, जहां मर्जी आई लूटा सोना और फिर गायब। अभी यही काम हो रहा है। अब आगे बढ़े। पाठशाला में आप EVS की क्लास। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है क्या कि जब प्रभु राम समुद्र से लंका जाने के लिए रास्ता मांगते हैं तो बड़ी विनम्रता से समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि वो रास्ता दे दे। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी समुद्र अड़ा रहता है, वो वही करता रहता है जो उसका मन चाहता है। भगवान बार बार विनती करते रहे, लेकिन समुद्र ने भगवान की किसी विनती को नहीं सुना। तब राम जी को गुस्सा आ गया और भगवान ने कहा, बिना डर के प्रेम या आदर नहीं होता है, डर जरूरी है। आज समंदर पलटकर हमसे यही कह रहा है, भय बिनु होई ना प्रीति। और ये उसी भय, उसी डरावने मंजर की तस्वीर आप देख रहे हैं जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बहुत फेमस जुहू चौपाटी की है। हर शाम यहां हजारों की संख्या में लोग सनसेट देखने आते हैं, एक खूबसूरत शाम बिताने आते हैं। लेकिन इस वक्त यहां पर टनों टन कचरे और कूड़े का अंबार है। आसमान में चील और कौवे उड़ रहे हैं। समुद्र के तट पर डंपिंग ग्राउंड की तरह ये तस्वीरें दिख रही हैं। बीच पर चारों तरफ प्लास्टिक की बोतलें, खाने के पैकेट, थर्मोकॉल, पुराने जूते, चप्पल, कपड़े बिखरे पड़े हैं। गंदा पानी, सीवेज का जमा पानी जिससे भयानक बदबू आ रही है। ये वो जुहू बीच है जिसके पास देश के बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, जो अपने गेस्ट से सी व्यू के नाम पर कई कई हजारों रुपए चार्ज करते हैं। अब इनके सामने कूड़ा व्यू है। आप जाएंगे तो कहेंगे सर सी व्यू है, कहेंगे सी कूड़ा व्यू है। हर बारिश में मुंबई का यही हाल होता है। जब भी हाई टाइड आते हैं, किलो किलो भरकर कचरा समुद्र अपने अंदर से निकालता है और उड़ेल देता है, मानो रिटर्न गिफ्ट दे रहा हो, भैया तुमने दिया था लो। 2-2 शिफ्ट में BMC के कर्मचारी कचरा निकालने का काम कर रहे हैं। पहले आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस समय मुंबई के जुहू बीच की जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो बेहद ही डराने वाला है। जैसे लग रहा है मानो हम कचरे के एक बहुत बड़े डंप यार्ड में खड़े होकर आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये मुंबई का मशहूर जुहू बीच है जो इस समय समंदर के उगले हुए कचरे के ऊपर से पटा पड़ा है। और ये अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा वो कचरा है जो लोग समुद्र के तट पर फेंक देते हैं। ये वो कचरा है जो नदियों नालों के जरिए मुंबई के समुद्र में बहा दिया जाता है, ये सोच के कि अरे बड़ा अथाह विशाल समंदर है, ये कचरा कहां जाएगा पता थोड़ी पड़ेगा।
द ओशन क्लीनअप का एक सर्वे आया। उस सर्वे के मुताबिक मुंबई हर साल लगभग 50 लाख किलो प्लास्टिक कचरा अरब सागर और हिंद महासागर में छोड़ता है। 50 लाख किलो प्लास्टिक इतना होता है कि इससे 25 करोड़ बोतल आप बना सकते हैं। कितनी? 25 करोड़। कितने से? 50 लाख किलो प्लास्टिक से। 50 लाख किलो प्लास्टिक से 25 करोड़ बोतलें आप बना सकते हैं। अब इतनी भारी मात्रा में यह कचरा समंदर में जाता कैसे है, जानना चाहते हैं? आपने सड़क पर चलते हुए पानी पिया, बोतल वहीं फेंकी थी ना आपने? वेरी बैड। तेज बारिश आई, पानी के बहाव के साथ बहते बहते आपके इलाके में गटर में चली गई। खुले में पड़ा कचरा भी इसी तरह नालों में पहुंच जाता है। ये कचरा गटर से नाले, नाले से नदी, नदी से कहां जाता है? समंदर। मुंबई के पास जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है SWD, वो सिस्टम वो ब्रिटिश काल का बना हुआ है। जब हम नालों में प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें फेंकते हैं तो वो इन नालों के मुहाने पर जाकर फंस जाती है। जब तेज बारिश का बहाव आता है तो ये सारा कचरा नाले की उस एक जगह से आगे बढ़ जाता है और समुद्र में जाकर मिल जाता है। मुंबई में जब हाई टाइड आती है तो समुद्र की लहरें करीब 4.5 मीटर तक ऊंची उठती है और इस दौरान यही कचरा जो साल साल भर समंदर में छोड़ा जाता है वो तट पर लाकर पटक दिया जाता है। 80% कचरा प्लास्टिक होता है जो हल्का होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है और इसीलिए तट के आसपास या पत्थरों के पास ही तैरता फिरता रहता है और हाई टाइड के समय बीच पर आ जाता है, शोर पर आ जाता है, किनारे पर आ जाता है। बीएमसी के पास 5,780 करोड़ रुपए का बजट है। सिर्फ बीच की सफाई और समुद्र में डाले जाने वाले वेस्ट को मैनेज करने के लिए बीएमसी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर की प्रमुख नदियों और बड़े नालों में ट्रैश बूम या लोहे के जाल लगाए हैं ताकि कचरा डायरेक्टली समंदर में ना जाए। मुंबई के नालों में इस वक्त कुल 21 ट्रैश बूम काम कर रहे हैं। 17 बीएमसी ने लगवाए और 4 CSR फंड के जरिए लगाए गए, लेकिन अभी भी 29 बड़े नाले हैं जिनमें यह काम होना बाकी है। मुंबई में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सिर्फ कागजों में प्रतिबंध है। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि लगभग 85% जगहों पर इसका अभी भी धड़ल्ले से इस्तेमाल चल रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? बजट हजारों करोड़ का, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जीरो, और जितना भी है वो जीरो जैसा ही है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी जो चीजें नजरों के सामने से हट जाती है वो आपके दिमाग से भी फिर हट जाती है। लेकिन प्लास्टिक के कचरे के साथ यकीन मानिए ऐसा नहीं है। प्लास्टिक का कचरा कभी कभी खत्म नहीं होता, चाहे उसे जमीन में दफना दीजिए, समंदर में फेंक दीजिए, हवा में उड़ा दीजिए, वो वापस आता है। ये कचरा टाइम ट्रैवल कर सकता है, ऐसा लगता है। बात 2018 की है। यूके के पोर्ट सेंट मैरी में एक बीच है, वो नाम ही उस बीच का ही है। कुछ लोग साफ सफाई कर रहे थे, ठीक है, तभी उन्हें रेत में दबी हुई प्लास्टिक की एक पुरानी बोतल मिली। ये बोतल 1971 से पहले की थी, यानी जब वो बोतल बीच पर मिली तो वो करीब 50 साल की हो चुकी थी। आधा दशक बीत गया, दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, जी लिए, मर लिए, लेकिन वो प्लास्टिक की बोतल समंदर की लहरों और नमक के बीच आधी सदी तक जस की तस तैरती रही, लौट कर आई। तो ये कचरा लौट कर आता है। आप दे रहे हैं ये सोच कर कि कोई नहीं देख रहा है, कुदरत सब देख रही है। सोचा है कभी? आज सुबह सुबह मेरे पास एक मैसेज आया। जनाब को मैं बड़े लंबे अरसे से जानती थी, बड़े ओहदेदार व्यक्ति हैं, और उन्होंने कहा कि मैं कहीं फंस गया हूँ, मुझे 49,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। एक बार तो मैंने सोचा कि मदद की ज़रूरत है तो पेमेंट कर दिया जाए। फिर मैंने सोचा फ़ोन करते हैं। मैंने उन्हें फ़ोन किया तो वो पुलिस थाने में थे। वो ये कह रहे थे किसी ने मेरा नंबर हैक कर लिया है और आपके पास ये मैसेज गलती से आ गया है। मतलब जितनी तेज़ी से व्हाट्सएप हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना है, उतनी ही तेज़ी से साइबर अपराधियों का भी ये पसंदीदा हथियार बन गया है। आंकड़े बताती हूँ आपके। इस साल 1 जनवरी से 30 जून के बीच साइबर क्राइम की 12,71,000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं।
यानी हर मिनट कोई ना कोई ठगा जा रहा है। आधे साल के भीतर जालसाजों ने 10,178 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड कर डाला है। एक शब्द है आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसमें कोई जालसाज आप ही की पहचान चुराकर आपके जानने वाले को कॉल कर देता है और पैसे मांगता है। 2024 में ऐसे 3,668 केसेस दर्ज किए गए। तो आप कुछ मत कीजिए, कहीं भी आए, व्हाट्सएप पर आए कि फेसबुक पर आए कि किसी भी सोशल मीडिया के उस मसले पर, उस पेज पर आपको कोई लिंक आता है तो किसी कीमत पर उस पर क्लिक मत कीजिए, अवॉइड कीजिए और बहुत सोच समझकर कॉल पर बात कीजिए। कोई बटन कहे तो मत दबाइए। डिजिटल दुनिया में आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी सावधानी है। घंटी बज गई, जाना है, लेकिन फिर आऊंगी 8:50 पर। कहाँ? न्यूज़ की पाठशाला में 8:50 में कल। नमस्कार।